राजदीप जी ने जिक्र किया राम नाईक का, उस पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप अगर देखें तो राम नाईक तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रेलवे के ऊपर काम करते थे, रेलवे के सवालों के ऊपर। उनके पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मृणाल गोरे, जो जनता दल की थी, जिसे मृणाल ताई कहा जाता था, और वेरी उनके लिए बहुत लेजेंडरी सोशलिस्ट लीडर यस यस मृणाल यस, गोरे। मतलब बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज आप मुंबई के लोकल में जो लेडीज कंपार्टमेंट देखते हैं तो मृणालताई गोरे की वजह से, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में आंदोलन किया था। इतना ही नहीं तो ये 1967 में जब वो सोशलिस्ट पार्टी की नगर सेवक थी मुंबई महानगर पालिका में, तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस और शोभनाथ सिंह, ये जो तीन सोशलिस्ट पार्टी के कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने आंदोलन करके ये किया कि देखा क्या हुआ कि मुंबई महानगर पालिका की जो ऑफिशियल भाषा थी उस वक्त, जिस भाषा में कामकाज किया जाता था जनरल बॉडी में, वो अंग्रेजी थी। उन्होंने आंदोलन करके मराठी भाषा का इस्तेमाल कंपलसरी कर दिया था वहां पर। तो मृणालताई गोरे रेलवे के ऊपर काफी आंदोलन करती थी। आप आज अगर देखेंगे ना तो पॉलिटिशियंस जो है मुंबई के, उनकी प्रायोरिटी बदल गई है। आज आप एक 65 से 70 लाख लोग हर रोज लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। और मुझे याद है लोकसत्ता जो मराठी न्यूज़पेपर, उसमें एक बार एक आर्टिकल था, एडिटोरियल था, मैं भूल गया, तो उन्होंने कहा था कि ये लोकल ट्रेन जो है ना मोबाइल कंसंट्रेशन कैंप की तरह है। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है। तो बहुत ही सब ह्यूमन कंडीशंस में लोग ट्रैवल करते हैं। फिर भी आज के जो पॉलिटिकल नरेटिव में ये कोई विषय आ नहीं रहा है। मुंबई की जो बीएसटी है, देखिए 2005 में मैं जब पुणे से मुंबई आया, तो हमारे पुणे की पीएमटी से मैंने ट्रैवल किया था, पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट से। और यहाँ आने के बाद जब मैं बीएसटी के बस से ट्रैवल करने लगा तो मुझे पता चला बीएसटी तो असल में बेस्ट है। तो आज आप बीएसटी की हालत देखेंगे तो इतनी खराब है, आज बसें कम होती जा रही है, उन्होंने लीज पे बसेस लिए हैं, बहुत सारी बसेस चल नहीं रहे हैं। आप देखिए कोई भी पॉलिटिशियन इस बारे में बात नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं वो कोस्टल रोड 10,000 करोड़ का बनाया, वो ये फलाना मेट्रो खोली, अच्छी बात है, लेकिन आप एक याद रखिए वर्किंग क्लास जो है वो मेट्रो से ट्रैवल नहीं कर सकते। आप बीएसटी से में देखिए 12 रुपए का आप टिकट निकालोगे, आप कुलाबा से लेके दहीसर तक, उसके आगे तक जा सकते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती है। तो मेट्रो के रेट तो इतने कम नहीं है। फिर भी हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है उसके चर्चा में ना ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं, या अभी देखिए दिवाली का समय है, कल तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी पोल्यूशन से। तो पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इश्यूज गायब हो चुके हैं मुझे लगता है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अभी हमने मृणालताई गोरे की बात की, तो मृणालताई गोरे और पीबी सामंत जो सोशलिस्ट पार्टी के दोनों बड़े स्टॉलवर्ट लीडर्स थे, तो उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग का मुद्दा ले लिया। नागरी निवारा नाम का एक प्रोजेक्ट उन्होंने गोरेगांव में किया। तो कोई कोई बात ही नहीं हो रही है इस बारे में। और अभी राजदीप जी ने जिक्र किया 1990s में जो टेन्योर था शरद पवार साहब का, वो मैं मानता हूं कि उनके करियर का सबसे खराब टेन्योर था। और आज भी मतलब शरद पवार साहब उस टेन्योर से जाने जाते हैं कि उस वक्त उनपे जो आरोप हुए थे, जैसे मुझे याद है ये ऑपोजिशन के लोग उस वक्त कहते थे, उस वक्त हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो लोग कहते थे भूखंडाचं श्रीखंड, कि उन्होंने जो जमीन है बहुत ही सस्ते रेट्स में दे दिए लोगों को। वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के आरोप होते थे, पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकुर, फिर दाऊद इब्राहिम के बारे में। एक महानगर पालिका के, मुंबई महानगर पालिका के एक डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर थे जी आर खैनार, उन्होंने काफी आरोप इस बारे में किए थे। उनकी किताब भी है एकाकी झुंझुनू, उसमें भी उन्होंने काफी सारी चीजें शरद पवार साहब के बारे में लिखी है। तो ये वो इरा था। और मुझे लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में मुझे ये लग रहा है कि ये जो पब्लिक मोरालिटी है, प्रोबिटी है, सब सारे इश्यूज गायब भी हो चुके हैं। और बहुत ही मैं कहूंगा कि एक आइडेंटिटी के ऊपर ये सारी इलेक्शन हो रही है। और वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी आपने थोड़े समय पहले जिक्र किया था मराठा कम्युनिटी के बारे में। आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में ऐसे कहा जाता है कि 21% मराठा कुणबी पॉपुलेशन है। अभी स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का रिपोर्ट है 28%। लेकिन याद रखिए जब ये मराठा कुणबी पॉपुलेशन कहते हैं तो उसमें मराठा आते हैं और कुणबी कम्युनिटी भी आती है। तो ये कुणबी कम्युनिटी कौन सी है? कुणबी कम्युनिटी है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टीलर्स या शेयर क्रॉपर्स। विदर्भा में जैसे धर्मेंद्र जी जानेंगे कि ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कोकण में बहुत बड़ी कम्युनिटी है कुणबी। और वहां पर कोकण में तो खासकर आपको एक डिस्टिंक्ट ऐसा एक फर्क नजर आएगा मराठों और कुणबियों में। बहुत सारी जगह शादी भी नहीं करते एक दूसरे से। और एक्चुअल मराठा आप अगर देखोगे तो 12 से 16% के आसपास हैं। लेकिन ये जो कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इसका कारण ये है कि उनमें
कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। और जो एक सोशियोलॉजिस्ट है आंद्रे बेती, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक ही पॉलिटिकल मतलब ये है, मतलब डोमिनेंट कास्ट है, और वो है मराठा कम्युनिटी की। तो ये मराठा कम्युनिटी आज आप अगर देखोगे मराठवाड़ा में खासकर, अभी 3 तारीख को वो अपनी भूमिका जाहिर करेंगे मनोज जरांगे पाटिल, तो लेकिन अभी तो क्लियरली लग रहा है कि वो एंटी बीजेपी है। अभी ओबीसी पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम क्या है कि ओबीसी है 52.1%, अनुमान है क्योंकि कास्ट सेंसस तो हुआ नहीं है। उसमें 8.40% के आसपास नॉन हिंदू ओबीसी भी हैं, जैसे शिकलगार है, फिर अंसारी है, मोमिन है, जुलाहा है, राइन है। तो ये सारे नॉन हिंदू ओबीसीज भी हैं। और लगभग 450 के आसपास ये कास्ट और क्लासेस हैं। और ऐसे देखा जाए तो कोई पैन ओबीसी आइडेंटिटी इनमें है नहीं, क्योंकि थोड़े माइक्रो ओबीसी ग्रुप से, थोड़े बड़े ओबीसी ग्रुप से, कुणबी है, तेली है, माड़ी है, वंजारी है। तो काफी सारी जगह ऐसे होता है कि दिस ओबीसी ग्रुप्स आर एट ऑड्स, तो पैन ओबीसी आइडेंटिटी नहीं बनती है। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश है, जैसे 1980s में महाराष्ट्र बीजेपी के जो संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी थे, महामंत्री थे, वसंतराव भागवत, जो प्रोटीजी माने जाते हैं प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, धर्मचंद चोरडिया, ये सारे लोगों के, तो उन्होंने वो माधव फॉर्मूला निकाला था कि माली, धनगर, वंजारी जो सिग्निफिकेंट ओबीसी ग्रुप्स है, लेकिन ये पॉवर मैट्रिक्स के बाहर है, तो उन्हें बीजेपी के साथ लाया जाए। तो उस वक्त गोपीनाथ मुंडे थे वंजारी कम्युनिटी के, अन्ना डांगे थे जिनका आरएसएस में बेस था, वो धनगर कम्युनिटी के थे, तो वो पॉलिटिक्स में आगे आए। एनएस फरांदे थे, वो माली कम्युनिटी के थे। तो ये सारे लोगों को आगे लाया गया। बाद में वो फॉर्मूला एक्सपांड करके बीजेपी ने कहा माधवम, मतलब माली, धनगर, वंजारी और मराठा, जो मराठास में जो एक निग्लेक्टेड तबका है उनको साथ लेके। तो ये मुझे लगता है ये अभी ओबीसी वर्सेस मराठा, ये जो बहुत डिफाइनिंग लड़ाई होने जा रही है महाराष्ट्र में, खास करके मराठवाड़ा में, जहां पर 46 सीट्स है 288 में देखा जाए तो। और मराठवाड़ा ये जो इलाका है ना सौरभ जी, बहुत अलग है। मैं कहता हूं कि विदर्भा, मुंबई, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र सबसे अलग है, क्योंकि उस वक्त एक जमाने में यहाँ पर निजाम का राज था हैदराबाद के, और हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, लेकिन मराठवाड़ा। धवल भाई एक सेकंड जरा जिले बता दें ताकि दर्शकों को सहूलियत रहे। हाँ, हाँ। देखिए आप यहाँ से शुरू करें नॉर्थ से, देखिए औरंगाबाद है, जालना है, बीड़ है, हिंगोली है, परभणी है, लातूर है, परभणी है, फिर उस्मानाबाद है, धाराशिव। तो ये 8 जिले, हाँ हाँ, तो ये ऐसे ये सारे जिलों से। और जो इन्हें आजादी कब मिली? इन्हें आजादी मिली सितंबर 1948 में, जब ऑपरेशन पोलो हुआ। और ऑपरेशन पोलो के पहले ये जो रजाकार थे उन्होंने बहुत अत्याचार किया था लोगों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। और ऑपरेशन पोलो के बाद, और वो उस बारे में पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट है, जो केंद्र सरकार की जो कमेटी थी, तो उन्होंने कहा कि वहां मुसलमानों के ऊपर काफी हमले हुए और 20,000 से 40,000 मुसलमानों को मारा गया था वहां पर, ऐसे उनकी रिपोर्ट है। तो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि इट्स अ फ्रैक्चर्ड अत्याचारों के बाद हुआ प्रतिशोध था। हाँ, लेकिन आप वो रिपोर्ट पढ़ोगे, वो है मेरे पास, वो बहुत ही मतलब स्पाइन चिलिंग कहते हैं ना, वो उस तरीके का रिपोर्ट है कि क्या क्या हुआ था उस वक्त। उसके पहले भी जो हुआ वो भयंकर था, बाद में जो हुआ वो भी भयंकर था। देखिए थोड़ी चीजें ऐसे हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती है लेकिन जस्टिफाई नहीं की जा सकती। वंडरफुल बुक, अगर किसी की दिलचस्पी हो, लिंडसे परेखा की ये किताब है। मैं चाहता हूँ लिखना, मेमोइर्स ऑफ वाल्मीकि राव, मराठवाड़ा। हाँ, मराठवाड़ा के इसके ऊपर। और ये जो रीजन है, देखिए आप हिस्टोरिकली इसको अगर समझे, जैसे सेतु माधवराव पगड़ी जैसे लेखक लिखते हैं कि वहां पर प्रॉब्लम क्या था, इतना बैकवर्डनेस था। अभी आप मुंबई है, बाकी ये सब जगह ये अंग्रेजी में एजुकेशन होता था, वहां पर तो उर्दू कंपलसरी था। आप सोचिए उर्दू में उर्दू स्टेट लैंग्वेज, हाँ स्टेट लैंग्वेज, और आपको कुछ भी पेटिशन करना है सरकार को तो उर्दू में करना है। तो सेतु माधवराव पगड़ी ने ऐसे लिखा है कि इसी वजह से वो रीजन आप देखें तो वैसे बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है। और वही जो रीजन है ना, आज ये सारे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर है ऐसे देखा जाए तो। और देखिए दुर्भाग्य की बात यह है कि मराठवाड़ा किसका रीजन है? महाराष्ट्र के जो बड़े संत हुए थे एकनाथ, उनका रीजन मराठवाड़ा है। देवगिरी के यादव थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मैत्रु पूर्वज थे, क्योंकि उनकी जो माता थी जिजाबाई, वो उस फैमिली से आती थी, देवगिरी के यादव के। और महाराष्ट्र के जो पहले इंडिजिनियस ये थे राज्यकर्ता सातवाहन, तो उनकी 13 में उस्मानाबाद में उनका बहुत बड़ा सेंटर था। तो इतना
इंपॉर्टेंट रीजन आज देखिए क्या हुआ है उसका, और वो पॉलिटिक्स भी उसी तरीके से होता है। जैसे परवड़ी में एक जमाने में, देखिए अभी ना हिस्ट्री अगेन ऐसे फुल सर्कल आती है, एक जमाने में शिवसेना की घोषणा होती थी, हिंदू मुस्लिम बहुत झगड़े थे, तो उनकी घोषणा थी खान हवा का बाण हवा, मतलब आप मुसलमानों को जिताना चाहते हैं, बाण मतलब शिवसेना को जिताना चाहते हैं। तो उस तरीके की राजनीति वहां पर होती थी। और आज आप देखिए शिवसेना के जो कैंडिडेट चुन के आए हैं मराठवाड़ा में, लोकसभा में 3, तो वो मुसलमानों के वोट पे चुन के आए। अभी बात कीजिए क्या, मतलब क्या कह सकते हैं इसको।